फॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक इन डेप्थ प्रोग्राम में बातचीत करेंगे एक बहुत ही खास खबर पर, और वह खबर जुड़ी हुई है अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से संदर्भित। इस खबर में हम बातचीत करेंगे कि IPEF या फिर कहें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नामक टर्म आजकल खासा चर्चा में क्यों बना हुआ है, इसके क्या कुछ मायने हैं और इससे जुड़े हुए क्या कुछ डायमेंशंस हैं। इन सभी पहलुओं पर आज की चर्चा टिकी हुई रहेगी। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक के स्तर पर यदि हम बातचीत करें तो इसे हम अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखेंगे तो सिविल सेवा के एग्जामिनेशन में GS के पेपर 3 में जो मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम होता है इकोनॉमी, उसमें इस खबर को आप अच्छे तरीके से पढ़ करके और उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इन दोनों स्तरों पर यह जो चर्चा है आपके लिए बेहद कारगर साबित होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक के स्तर पर यदि हम बातचीत करें तो इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई है एक्सप्लेन्ड में व्हाट इज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और इसी से संदर्भित इस खबर में कई सारे डायमेंशंस को कवर किया गया है। तो इस पर आज हम इन सभी बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आगे की चर्चा शुरू करने से पहले मैं कुछ और जानकारियों से आपको रूबरू करवा देना चाहता हूँ। स्टडी IQ प्लेटफॉर्म के द्वारा, स्टडी IQ के पब्लिकेशन के द्वारा एक बहुत ही खास प्रस्तुति की गई है, खास प्रेजेंटेशन किया गया है। वह है क्या? वह है इंडियन ज्योग्राफी फॉर UPSC, CAC एंड स्टेट PCS। इस बुक को आप खरीद सकना चाहें तो खरीद सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसमें भारतीय भूगोल या फिर भारत के भूगोल के कॉन्टेक्स्ट में विभिन्न डायमेंशंस पर हर पाठ्य से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं उसको यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, दर्शाया गया है। विभिन्न मानचित्रों के माध्यम से इसमें कई सारी चीज़ों को इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर डू यू नो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम भी हर पाठ में बनाया गया है ताकि कुछ विशेष जानकारियाँ आपको इसके माध्यम से पेश की जाए, बताई जाए। और इस तरीके से टेबल्स के आधार पर सारणी बना करके और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, उससे आपको बताने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि हिमालय के जो भी पिक्स हैं, जो भी चोटियाँ हैं, उनसे संदर्भित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इसमें किताब के विभिन्न पाठ्यक्रम में इस तरीके से आपको टेबल के माध्यम से मिल जाएंगी। और ये जो इस तरीके से एक ग्राफिक्स के माध्यम से भी कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बताने की कोशिश की गई है। आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में जब तक आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तब तक आप आगे बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते। तो इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके से कुछ यहाँ पर इंगित किया गया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो है नदियों के कॉन्टेक्स्ट में बेहतर मानचित्र बना करके उनके लोकेशन को, उनके उद्गम या फिर उनके मुहाने को बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की गई है। ये सब कुछ सैंपल्स हैं उस किताब के, इस बुक के, जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि किस हिसाब से इस बुक में प्रेजेंटेशन किया गया है। अलग अलग टॉपिक्स को इसमें बेहतर तरीके से कवर किया गया है। और जो मैंने आपको बताया डू यू नो के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको इसके माध्यम से मिल सकती हैं। साथ ही ग्राफिक्स के लेवल पर और विभिन्न स्तरों पर जो एक्सप्लेनेशन किया गया है वो एक्सप्लेनेशन इस किताब में बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ केस स्टडीज़ भी इसमें दी गई हैं। केस स्टडीज़ के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई है किताब के अंदर, ताकि आप जो भी व्यवहारिक जीवन में गतिविधियां चल रही हैं उसके साथ जो ज्योग्राफी का जो कनेक्शन है उससे आप समझ सकें और उससे आप बेहतर तालमेल बिठा सकें। तो इस तरीके से कुछ मानचित्रों के माध्यम से भी कोशिश की गई है कि भूगोल के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य हैं ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, उससे आप बेहतर तरीके से रूबरू हों। और इस किताब को यदि आप खरीदना चाहें तो फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न के माध्यम से इस किताब को आज ही ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण सूचना थी जिसे मैंने आप
आपको विस्तार से बताया है। अब आगे हम चलते हैं, आज की खबर पर हम बातचीत करते हैं कि आखिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। यदि हम एक एक कर देखें तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि आखिर जो खबर है वो क्या है। खबर के स्तर पर यदि हम बातचीत करें तो अमेरिका के नेतृत्व में IPEF के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत चल रही है। IPEF के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फ्रेमवर्क है ना। फोरम यहाँ पर नहीं समझना है, फ्रेमवर्क समझना है। फोरम अलग है, फ्रेमवर्क अलग है। इसके बारे में मैं आपको बता भी दूंगा इसका मतलब क्यों डिफर करेगा फोरम से, है ना। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। देखो फोरम का मतलब क्या हुआ? फोरम का मतलब हुआ मंच, कोई ऐसा मंच है जिस पर विभिन्न देश आकर करके किसी पार्टिकुलर इशू से संदर्भित बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, समझौता करते हैं, व्हाटएवर इससे जुड़ा हुआ ये जो मंच है उस पर काम करता है। लेकिन यहाँ पर बातचीत हो रही है फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में। अभी मैंने फोरम बोल भी दिया था, लेकिन फोरम नहीं होगा बल्कि ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ कि एक ढांचा ये बनाने की कोशिश करेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में। कहां पर? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है वो क्या है। यहां पर मैं आपको एक मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूं। यदि ये भारत का प्रायद्वीपीय इलाका है और ये जो सबसे निचला जो इलाका है हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, और इधर फिर साउथ ईस्ट एशियाई देश शुरू हो जाते हैं इस वाले क्षेत्र में, और इधर फिर चाइना का एक बड़ा रोल हो जाता है, और इधर पूरा का पूरा जापान और दक्षिण कोरिया वगैरह देश आ जाते हैं। तो इधर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है और ये है हिंद महासागरीय क्षेत्र। तो हिंद और प्रशांत यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़े हुए जो पार्टिकुलर रीजन है, इस पार्टिकुलर रीजन के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फ्रेमवर्क की तैयारी की जा रही है। और इसका नेतृत्व किसने संभाला है? तो अमेरिका ने इसका नेतृत्व संभाला है। तो इन सभी मुद्दे के कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका इस क्षेत्र में अपना जो एक अपनी पहुंच जो बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका महत्व क्या है और इसका मायने क्या है, और भारत का इस पूरे मुद्दे से क्या कुछ लेना देना है। आगे बातचीत करें तो इस IPEF को घोषित करने की योजना बन रही है। कब? तो क्वाड का समिट होने वाला है। क्वाड यानी कि 4 देशों का यह एक समूह है। उन 4 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। और जापान में इस क्वाड समिट का आयोजन होने वाला है अगले ही सप्ताह में। 24 मई को इसका आयोजन होने वाला है जापान के टोक्यो में। और उसी सम्मेलन के इर्द गिर्द या फिर कहें उसी सम्मेलन के दौरान इस पर घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है IPEF के कॉन्टेक्स्ट में। इस लिहाज से इस विषय पर चर्चा जरूरी हो जाती है कि IPEF का ऑब्जेक्टिव क्या कुछ है। आगे बातचीत करें तो यह जो IPEF है ये FTA या फिर इससे संदर्भित और जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, ट्रेड साझेदारी वगैरह होते हैं, पार्टनरशिप्स होते हैं व्यापार के संदर्भ में, उससे ये अलग है। कैसे अलग है इसके बारे में हम एक नज़र देख लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जिस हिसाब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह पर साइन होता है विभिन्न देशों के बीच में आपस में व्यापार साझेदारी के स्तर पर, व्यापार को और बेहतर करने के स्तर पर, उससे ये जो फ्रेमवर्क है वो अलग है। इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग यहाँ पर दिख रहा है। IPEF के बारे में यदि हम बातचीत करें तो यह एक तरीके से बाइंडिंग ट्रेड रूल्स को महत्व देता है ना। यानी कि इसमें व्यापार से संबंधित जो नियम है उनको बाध्यकारी बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसमें एक बड़ा अंतर यह है FTA वगैरह से कि इसमें किसी भी स्तर पर टैरिफ में कोई कटौती की पेशकश नहीं की जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि FTA यदि किन्हीं दो देशों के बीच में होता है तो उसमें जनरली होता है ये कि हम उसमें ट्रेड में कुछ लिबरलाइजेशन लाते हैं, व्यापार में कुछ उदारीकरण लाते हैं, और वो उस उदारीकरण का जो माध्यम होता है वो होता है कि हम टैरिफ में थोड़ी कमी लाते हैं, कुछ और छूट देते हैं ताकि व्यापार में और सुगमता बन सके, सहज
सहजता आ सके। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, कोई भी इस तरीके के टैरिफ में कोई कटौती की गुंजाइश यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर FTA से IPEF के बीच में ये निकलकर सामने आ रहा है। इसके साथ साथ IPEF में डिजिटल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को महत्व देने की बातचीत की जा रही है। इसके अलावा सप्लाई चेन को और रेजिलिएंट यानी और लचीला बनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी देश इस IPEF में शामिल होंगे उन सभी देशों से यह उम्मीद की जाएगी कि आपूर्ति श्रृंखला या फिर सप्लाई चेन, विभिन्न वस्तुओं से संबंधित या उत्पादों से संबंधित जो भी सप्लाई चेन हो उसमें सुगमता आ सके, और साथ ही क्लीन एनर्जी पर भी इस फ्रेमवर्क का फोकस रहेगा, है ना। क्योंकि वर्तमान में ग्रीन इकोनॉमी की बातचीत की जा रही है और ग्रीन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में क्लीन एनर्जी को महत्व भी दिया जा रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी इकोनॉमी जो कि पर्यावरण के संरक्षण से संदर्भित हो, पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी से को महत्व देते हुए इकोनॉमी में ग्रोथ किया जा सके, इस तरीके की इकोनॉमी को अपनाने की बातचीत की जा रही है। और इसी से संदर्भित है क्लीन एनर्जी का यह मुद्दा कि इसमें क्लीन एनर्जी को फोकस किया जा रहा है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो हैं उनको यहाँ पर महत्व दिया जाएगा इकोनॉमी की बूस्टिंग में। और इस लिहाज से इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर जान पड़ रही है ना। तो ये सारी जो स्थितियाँ यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनका FTA के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, FTA के जो माध्यम होते हैं, उससे इनका जो हित है वो अलग यहाँ पर निकलकर सामने आता है। आगे यदि हम बातचीत करें कि इस पूरे मामले में यदि RCEP एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है इस पार्टिकुलर रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि विभिन्न देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को महत्व देता है और उसमें चीन जैसा देश भी शामिल है। तो यहाँ पर RCEP और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कौन कौन से देश शामिल होने की संभावना वर्तमान में जताई जा रही है, यहाँ पर यदि हम एक मानचित्र के थ्रू या फिर कहें कि एक तस्वीर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या फिर RCEP के अंतर्गत ये जो देश हैं चाइना, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सभी देश RCEP में भी शामिल हैं। और साथ ही यहाँ पर साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये सभी RCEP में भी शामिल हैं। लेकिन यदि हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के वर्तमान में शामिल होने की बातचीत की जा रही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि RCEP में अमेरिका शामिल नहीं है, जबकि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में अमेरिका के भी शामिल होने की यहाँ पर बातचीत की जा रही है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में 5 ऐसे देश हैं RCEP के जो कि इसमें शामिल होने की संभावना जता रहे हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और सिंगापुर है। इसके अलावा अमेरिका भी है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस फ्रेमवर्क में चीन को जगह नहीं दी गई है और इस तरीके से कहा जा सकता है कि अमेरिका की एक डिप्लोमेसी का यह एक कदम है इस लिहाज से कि वो चीन को इस रीजन में बाहर रखना चाहता है और इस फ्रेमवर्क के माध्यम से वो कोशिश करना चाहता है कि बाकी जो देश हैं उनके साथ अमेरिका बेहतर साझेदारी कर सके। तो यहाँ पर ये कुछ स्थितियाँ उभरती हुई नजर आ रही हैं। यदि हम इस पूरे मामले में भारत के हित को समझने की कोशिश करें कि इस पूरे विषय में भारत का यहाँ पर हित क्या निकल कर सामने आता है, तो यहाँ पर एक जो प्रत्युत्तर सामने आया है भारत सरकार की तरफ से, उसमें यह है कि अभी इसमें ज्वाइन होना चाहिए या इसमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इसको लेकर करके स्पष्टता नहीं है। तो यहाँ पर यह आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत की तरफ से इस फ्रेमवर्क में शामिल होने या फिर न होने के कॉन्टेक्स्ट में अभी कुछ भी स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है और इस लिहाज से ये आगे आने वाले 1-2 सप्ताह के अंतर्गत ये पता चल सकेगा कि क्या भारत इसमें शामिल होने के लिए अपना कुछ रुझान दर्शा रहा है या फिर नहीं दर्शा रहा है। जो भारत के कुछ हित हैं वो
IPEF के हित से मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी विचारणीय है। जैसे कि जो भारत का मंतव्य रहता है वो ये रहता है कि हम क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो को प्रोहिबिट करेंगे, हम इसे तवज्जो नहीं देंगे, जबकि इसमें डाटा फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत की जा रही है। IPEF में ये कोशिश की जा रही है कि हम डाटा फ्लो को महत्व देंगे और इसके माध्यम से हम बेहतर संचालन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि IPEF का मेन मकसद ये है कि एक तरीके से हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पर बल देंगे। IPEF इज फोकसिंग मेनली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको लिख करके भी बता देता हूँ ताकि ध्यान में आपके रहे, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किस चीज का, तो इकोनॉमी का, है ना, इकोनॉमी। इंडो पैसिफिक रीजन के इकोनॉमी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पर फोकस करता है IPEF, और इस लिहाज से वहाँ पर डाटा फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत की जा रही है कि हम डाटा फ्लो को महत्व देंगे, डाटा फ्लो को हम तवज्जो देंगे। लेकिन भारत ने हमेशा से यह कोशिश की है कि हम क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो को प्रोहिबिट करेंगे, हम इसे तवज्जो नहीं देंगे। तो इस लिहाज से यहाँ पर एक इंटरेस्ट में अंतर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ भारत ने प्राइवेसी रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में अपना एक जो मत रखा है वो ये रखा है कि हम इंटरऑपरेबिलिटी को महत्व देंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ साझा करेंगे प्राइवेसी रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में, और इसको प्रमोट भी करता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश इससे थोड़ा इतर अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर एक जो पक्ष निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि इस फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में भारत इन इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अभी अमेरिका से थोड़ा दूरी बनाए रखने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या भारत सरकार की जो नीति है वो किस हिसाब से काम करेगी, किस हिसाब से वो इस फ्रेमवर्क में शामिल होने के लिए कोई कार्य करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं कि RCEP जिसकी चर्चा अभी मैंने की, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें पहले भारत शामिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में भारत ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे और चीन की जो स्थिति वहाँ पर दिख रही है RCEP में, उसका जो प्रभाव दिख रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे RCEP से, और उसके बाद से भारत ने इस पार्टिकुलर रीजन में किसी खास आर्थिक साझेदारी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। वहीं जिस अमेरिका ने इस कॉन्टेस्ट में कदम बढ़ाया है, जिसने इसमें नेतृत्व संभालने की कोशिश की है, उसके कुछ और भी अपने हित यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण हित तो ये है कि वो पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को और बेहतर करने की कोशिश करना चाहता है, और इस दिशा में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश जब इसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं तो निस्संदेह तौर पर ये अमेरिका के लिए विन विन वाली सिचुएशन को जन्म देता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी बेहतर आर्थिक साझेदारी बनाए रखने की कोशिश करना चाहता है, और चीन को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर करने की कोशिश करना चाहता है। तो इस लिहाज से अमेरिका दो स्तरों पर सोच रहा है, एक तो ईस्ट एशियाई कंट्रीज के साथ में बेहतर साझेदारी, और दूसरा साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ बेहतर साझेदारी। और इसमें इन दोनों ही क्षेत्रों से, यानी कि पूर्वी एशियाई देश किस स्तर पर दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश इसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं, वहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में थाईलैंड जैसे देश भी अब इसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं। वियतनाम ने भी अपनी इच्छा जताई है कि हम भी हो सकता है तो इसमें शामिल हो सकते हैं। इनफैक्ट ताइवान, जो कि चीन का ही एक तरीके से क्षेत्र माना जाता है, चीन अपने विस्तार के लिए ताइवान को अपने आप में मिलाने की हमेशा कोशिश करता है, तो ताइवान ने भी इसमें मिलने की या इसमें साझेदारी करने की बातचीत की है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस फ्रेमवर्क में जो विस्तार देखा जा सकता है आगे आने वाले समय में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चीन के बढ़ती नीति के
पॉइंट ऑफ व्यू से चीन जिस हिसाब से अपने तेवर दर्शा रहा है, हर दृष्टिकोण से, चाहे वो सैन्य स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, इन सभी मामलों में ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क एक बेहतर साझेदारी के तौर पर आने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि आगे आने वाले समय में अमेरिका के साथ साथ और कौन कौन से देश इसमें भागीदारी निभाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन सभी मुद्दों पर आपको ध्यान से सोचना होगा, समझना होगा कि IPEF में हम FTA को किस तरीके से उससे हम अलग करके इसको रखेंगे। अमेरिका जहाँ एक तरफ पूर्वी एशियाई देशों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपना संबंध बेहतर बनाना चाहता है, वहीं वो चाहता है कि अमेरिका के जो कामगार हैं उनके हित के लिए हम ये जो कदम उठा रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। दरअसल बात ये है कि अमेरिका का ये सोचना है कि यदि हम ट्रेड में बहुत अधिक उदारीकरण लाते हैं तो इसका बुरा इम्पैक्ट अमेरिकी कामगारों पर पड़ता है, और यदि हम ट्रेड में बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन को यदि अपनाएं, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था यदि हम इकोनॉमिक स्तर पर लाएं तो फिर ये हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वे वर्ष 2017 में TPP या फिर कहें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलग हो गए थे, और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में इस रीजन से ही एक तरीके से ताल्लुक था अर्थव्यवस्था के स्तर पर, और जब वे इस साझेदारी से हट गए थे देन फिर उसके बाद वर्तमान के जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बिडेन साहब के द्वारा इस तरीके से जो ये कदम उठाया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है, और साथ ही इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी के तौर पर तो इसे देखा ही जा रहा है। तो इस पूरे डायमेंशन के आधार पर आपको ये समझना होगा कि अमेरिका का क्या पक्ष है, पूर्वी एशियाई देशों के कॉन्टेक्स्ट में जो जापान या फिर दक्षिण कोरिया के जो देश हैं इनका क्या पक्ष है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में किस हिसाब से गतिविधियां चल सकती हैं, और भारत इस पूरे मामले में किस हिसाब से आगे कदम बढ़ा सकता है। भारत की जो अपनी स्थिति है, भारत का जो अपना हित है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा जिक्र कर दिया है। तो इस लिहाज से अब आने वाले समय में यह विचार करना होगा कि भारत इसमें किस तरीके से आगे बढ़ता है। भारत इन सभी पहलुओं पर गौर करके ही कोई ठोस कदम ले सकता है, या फिर कहें कि कोई ठोस निर्णय ले सकता है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर आप IPEF के संदर्भ में बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं, और इससे जुड़े हुए यदि सवाल कभी परीक्षा में बने तो आप उसका उत्तर भी अच्छे से लिख सकते हैं। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।